प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में हम चर्चा करेंगे 2 और 3 अगस्त के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा ई-रूपी क्या है? ई-रूपी क्या है? डिजिटल भुगतान व्यवस्था है। इसके उपयोग से डिजिटल क्यूआर कोड या एसएमएस से प्राप्त ई वाउचर के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। यह नकदी रहित व्यवस्था को बढ़ावा देगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो ई रूपी के बारे में उपयुक्त सभी कथन जो है सत्य है। ये डिजिटल भुगतान व्यवस्था है। इसके माध्यम से क्यूआर कोड या फिर एसएमएस के माध्यम से, वाउचर के माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है। कैशलेस कल्चर को इसके माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा और भारत में डिजिटल करेंसी की तरफ पहला कदम माना जा रहा है। डिजिटल करेंसी की तरफ ये क्या है? पहला कदम माना जा रहा है। और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो लागू किया जा रहा है, इसको सबसे पहले कोरोना रोधी वैक्सीनेशन के लिए, कोरोना रोधी वैक्सीनेशन के इस्तेमाल के लिए ई रूपी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया। कोई भी कॉर्पोरेट घराना, कोई भी अमीर व्यक्ति, चाहे कि वो किसी अन्य व्यक्ति को फंड करना चाहता है वैक्सीनेशन के लिए निजी संस्थान के माध्यम से, तो वो ई रूपी जारी कर सकता है किसी भी बैंक के माध्यम से कोरोना रोधी वैक्सीनेशन के लिए। और फिर इसके बाद धीरे धीरे भारत की फ्लैगशिप स्कीम्स पे भी लागू किया जाएगा, जैसे आयुष्मान भारत योजना या फिर जो भी स्वास्थ्य से जुड़ी योजना है, या फिर हम देखते हैं कि जो स्कॉलरशिप की जुड़ी योजना है, जिससे क्या होता है कि उस व्यक्ति विशेष को उसका लाभ मिल जाए। तो कैशलेस व्यवस्था को ये बढ़ावा देगा, नकदी रहित व्यवस्था को बढ़ावा देगा। लक्षित, पारदर्शी और लीकेज फ्री डिलीवरी होगी। इससे क्या होगा कि जिस टारगेट के लिए, जिस पर्पज के लिए स्कीम्स लाई गई है, योजना लाई गई है, उस फंड का इस्तेमाल उसी के लिए होगा। इससे एक ट्रांसपेरेंसी का माहौल बनेगा और जो धन और फंड का जो दुरुपयोग होता है, उसका दुरुपयोग भी नहीं होगा। पर्सन स्पेसिफिक और पर्पज स्पेसिफिक ये व्यवस्था होगी, यानी कि जिस व्यक्ति के लिए ये फंड जारी किया जाएगा ई रूपी, वह व्यक्ति ही इसका इस्तेमाल कर पाएगा और जिस पर्पज के लिए इसको जारी किया जाता है उसी उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय भुगतान निगम ने इसको विकसित किया है। राष्ट्रीय भुगतान निगम ने ई रूपी को विकसित किया है। इसके साथ भीम ऐप, रुपे कार्ड और ई रूपी को एनपीसीआई ने ही विकसित किया है। और भारत में यदि पूछ लिया जाए एटीएम के प्रबंधन का काम कौन करता है, तो एटीएम के संचालन का काम भी राष्ट्रीय भुगतान निगम करता है, एनपीसीआई करता है। एनपीसीआई और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और एनएचए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इसको ई रूपी को लॉन्च किया है। कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और कैशलेस व्यवस्था का अगर कल्चर बढ़ता है तो इससे होता क्या है, इससे एक तो मुद्रा का जो प्रवाह होता है मार्केट में वो सही होता है, सर्कुलेशन जो है मुद्रा का वो एकदम सही हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि टैक्स चोरी की समस्या जो है वो नहीं हो पाती है, टैक्स चोरी की समस्या वो कम होती है। और इसके साथ जो ब्लैक मनी का फंडा है, ब्लैक मनी है, वो उसकी प्रॉब्लम्स भी कम होती है। ये कैशलेस के कुछ बेनिफिट्स है, इसीलिए भारत जो है वो कैशलेस की ओर बढ़ रहा है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना, प्रधानमंत्री बाल कल्याण योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन है? इस योजना को लागू करने वाला मंत्रालय कौन सा है? 4 मंत्रालयों के नाम है। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम्स का एक नोडल मंत्रालय है। इस स्कीम्स को 29 मई 2021 को शुरू किया गया और इस स्कीम का उद्देश्य है कि जिन बच्चों के माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक या फिर दत्तक माता पिता की कोविड के कारण मृत्यु हो गई है, उन बच्चों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी प्रधानमंत्री बाल कल्याण योजना के माध्यम से। जब तक बच्चा 23 वर्ष की आयु तक होगा तब तक ये वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
और जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट नोडल अधिकारी होगा इस स्कीम्स को लागू करने के लिए। और भारत केंद्र स्तर पर में देखा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो कोविड के दौर में भारत सरकार ने और अलग अलग राज्य सरकार ने परिस्थितियों को देखते हुए इकोनॉमिक सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, सोशल सिक्योरिटी के सेक्टर में काफी स्कीम्स को लागू किया है। तो उन स्कीम्स को हमें याद करना है, नोट करना है, जैसे आत्मनिर्भर भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना। दूसरा हमने देखा इसी के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और स्वनिधि योजना जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लागू की गई थी। तो इस तरीके की बहुत सारी स्कीम्स कोरोना के समय में हमने देखी। पीवी सिंधु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पीवी सिंधु के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स पर हम बात करते हैं। ये भारत की एक स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी है। इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडल जीता। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था रियो ओलंपिक्स में। और टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कांस्य पदक जीता। तो 2020 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक जो है 2020 में ही होने थे, कोरोना के कारण ये 2021 में हो रहे हैं। तो कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। तो ये सभी कथन जो है पीवी सिंधु के संदर्भ में बिल्कुल सही है। तो अभी ओलंपिक टोक्यो में चल रहे हैं। तो मीराबाई चानू ने भारत को गौरवान्वित किया और इन्होंने भारत के लिए पहला मेडल, सिल्वर मेडल, रजत पदक जीता। किस खेल में? वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में इन्होंने जीता। और मीराबाई चानू का राज्य पूछ लिया जाए तो मणिपुर राज्य से इनका संबंध है। और इसके साथ पीवी सिंधु ने भी कांस्य पदक जीता इसमें। और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन से भी किसी पदक की उम्मीद की जा रही है। ब्रॉन्ज जो कांस्य पदक है इन्होंने कंफर्म कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि ये गोल्ड मेडल भी लाए लवलीना बोरगोहेन जो बॉक्सिंग से संबंधित है। हाल ही में किसके द्वारा पीरियोडिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया गया? नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वाणिज्य मंत्रालय या श्रम मंत्रालय? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा यह सर्वेक्षण जारी किया गया। और एनएसओ के द्वारा अप्रैल 2017 से यह सर्वेक्षण लगातार जारी किया जा रहा है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यालय मंत्रालय के अधीन आता है एनएसओ। इसका उद्देश्य है रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति का मापन करना भारत में और उसकी स्थिति से निपटने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं उन प्रयासों को लेकर सिफारिशें सरकार को देना। हाल ही में भारत का कौन सा शहर कोविड रोधी 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? मुंबई, जयपुर, भुवनेश्वर या नागपुर? तो ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर। 100% 18+ से सभी जो व्यक्ति है उनका वैक्सीनेशन हो गया है। तो भारत का ये पहला शहर बन गया और टीकाकरण पॉलिसी पर बात करें, भारत की वैक्सीनेशन पॉलिसीज में लगातार संशोधन परिस्थितियों को देखते हुए हो रहे हैं। जैसे भारत की पॉलिसी जो है वैक्सीनेशन अभियान 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ। फिर हम देखते हैं कि 1 मई 2021 में इसमें थोड़ा रिफॉर्म किया गया और 45+ वाले उन सभी को शामिल कर लिया गया जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे। और 21 जून के लिए एक बड़ा दिन था क्योंकि 18+ वाले सभी वयस्क व्यक्तियों के लिए फ्री में वैक्सीनेशन, इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए भारत ने इस अभियान को शुरू कर दिया था। और वैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक का नाम आता है। स्पुतनिक को रशिया ने विकसित किया है। कोवैक्सीन जो भारत की एक देसी वैक्सीन मानी जा रही है, भारत बायोटेक ने विकसित किया है। और कोविशील्ड का जो प्रोटेक्शन है भारत में पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। और इसे जो विकसित किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने विकसित किया है। भुवनेश्वर शहर के साथ ओडिशा के एक शहर और चर्चा में था, पुरी।
पूरी जो हिंदू में पवित्र 4 धामों में से एक है। आदि शंकराचार्य ने इसको बनाया था। पूरी शहर किस लिए चर्चा में है? देश का पहला शहर बना ये जो 24 घंटे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करेगा। 24 घंटे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करेगा पूरी ओडिशा का शहर। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस संस्था की एक माह के लिए, एक महीने के लिए जो अगस्त माह है उसमें अध्यक्षता के प्राप्त की है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता प्राप्त की एक महीने के लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनओ की एक महत्वपूर्ण अंग है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसका महत्वपूर्ण अंग है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो कुल मेंबर्स हैं वो 15 मेंबर्स हैं। 10 तो अस्थायी मेंबर्स होते हैं और 5 स्थायी मेंबर्स होते हैं। और स्थायी मेंबर्स की बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस इसके 5 परमानेंट स्थायी मेंबर्स हैं। और इन परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर हासिल है और 10 अस्थायी मेंबर्स होते हैं। और ये 15 सदस्य जो है, 15 सदस्य रोटेशन के आधार पर प्रति माह अध्यक्षता करते हैं। तो इस क्रम में अगस्त में भारत की अध्यक्षता की बारी आई है। और यूएनएससी का मुख्य कार्य की बात करें तो संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को दुनिया में पुलिस मैन कहकर बुलाया जाता है। दुनिया में शांति और सुरक्षा की दिशा में ये काम करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है। पीस और सिक्योरिटी के लिए, शांति और सुरक्षा के लिए काम करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है। भारत इसका 8वीं बार मेंबर्स बना है, सदस्य बना है 2021-22 के लिए। और अगस्त में माह में क्या कर रहा है? अध्यक्षता भी कर रहा है। 1950-51 में पहली बार इसका अध्यक्ष बना था। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर भारत बार बार पुरजोर तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर रहा है? मांग उठा रहा है। और इसी मांग के क्रम में G4 संगठन बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करने, भारत को स्थायी मेंबर बनाने के लिए G4 संगठन बनाया गया। और इस G4 संगठन में जापान, जर्मनी, ब्राजील और भारत इसके मेंबर्स है। और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इन देशों को भी इसमें स्थायी सदस्य बनाए जाए ताकि ये विकासशील देशों का सही प्रतिनिधित्व कर सके। संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधि भी भेजे जाते हैं। तो भारत का जो प्रथम स्थायी प्रतिनिधि थे समरेंद्र नाथ सेन थे 1946 से 48 तक। और वर्तमान में टी.एस. तिरुमूर्ति है। कौन है? टी.एस. तिरुमूर्ति है। हाल ही में किस देश के संदर्भ में डॉन रेडस कार्यवाही चर्चा में रही? तो न्यूजीलैंड के संदर्भ में ये चर्चा में रही डॉन रेडस। और चर्चा इसलिए हुई क्योंकि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा ने क्या किया है? डॉन रेडस कार्यवाही के लिए प्रशांत द्वीप समूह के देशों से माफी मांगी है। और माफी क्यों मांगी है? क्योंकि जो डॉन रेडस कार्यवाही है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक कठोर आवर्जन पॉलिसी थी न्यूजीलैंड की। 1974 और 76 में लाई गई। 74 से 76 में लाई गई एक कठोर आवर्जन पॉलिसी, वीजा पॉलिसी थी। इसके तहत क्या किया जाता था? न्यूजीलैंड प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा नस्लीय आधार पर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड के परिवारों को लक्ष्य बनाकर छापेमारी की जाती थी, भेदभाव किया जाता था और कठोर यात्राएं भी दी जाती थी। इसीलिए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक भूल माना है इस कार्यवाही को। और उसे सुधारते हुए हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड आज के समय में सबसे लिबरल उदारवादी देशों में शामिल है और उसकी आवर्जन पॉलिसी भी जो है काफी उदार है। अखबार की सुर्खियों में रहे गजनी, हेरात, कंधार निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो इन शहरों का, राज्यों का जो संबंध है अफगानिस्तान से है। और गजनी, हेरात, कंधार का हम देखते हैं कि भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में भी काफी महत्व है। मौर्य साम्राज्य के समय में कंधार का जिक्र आता है, तक्षशिला का जिक्र आता है। और मध्यकाल में जो आक्रमण हुए थे महमूद गजनवी के द्वारा, उनके संदर्भ में भी इन शहरों का बार बार जिक्र आता है। लेकिन जो समसामयिक मुद्दा ये है, करंट में हम इसलिए बात कर रहे हैं
और लगातार समाचारों में अफगानिस्तान को लेकर न्यूज आ रही है, क्योंकि अमेरिका की जो सेना की वापसी अफगानिस्तान से हो रही है और उसके बाद तालिबान लगातार इनके बड़े बड़े शहरों में, अफगानिस्तान के जो मुख्य शहर है उन पर कब्जा कर रहा है। और उससे अब क्या है, भारत चिंतित हो रहा है, क्योंकि भारत का जो है इकोनॉमिक आर्थिक मुद्दा जुड़ा हुआ है। हमने काफी इन्वेस्टमेंट किया है वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और आर्थिक मुद्दे के साथ साथ हमारी सिक्योरिटी का भी मसला है, टेररिज्म का मसला है, टेररिज्म का, आतंकवाद का मसला है। और आतंकवाद के साथ अब तो यहाँ चर्चा हो रही है कि नार्को टेररिज्म, कौन सा, नार्को टेररिज्म का भी मसला है, नार्को आतंकवाद, जिसमें नशा जो हीरोइन अफीम होता है वो भारत में भेजा जा रहा है। और इसके साथ डिप्लोमेसी इश्यूज भी हैं, कूटनीतिक मुद्दा भी है। तो किस तरीके से भारत हैंडल करता है ये देखने वाला बात है। तो लगातार अफगानिस्तान की चर्चा हो रही है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना परियोजना निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है? तो इस योजना का जो वित्त पोषण है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी कर रही है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी कर रही है। इस परियोजना की शुरुआत 2017 में हुई थी, अक्टूबर 2017 में हुई थी, और 2024 अक्टूबर 2024 तक पूरा करना इस लक्ष्य है, पूरा करना। वित्त पोषण जायका कर रही है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। कुल लागत इसकी 2348 है, और इसका पर्पज जो है राजस्थान के 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजना, 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजना का क्या करना है, पुनरुद्धार करना है, नवीनीकरण करना है, उसे फिर से बनाना है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। राजस्थान के संदर्भ में निम्न तथ्यों में से कौन सा गलत है? कुछ फैक्ट्स है राजस्थान से लेकर, तो कौन सा गलत है ये बताना हमें। राजस्थान में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है 68.7 वर्ष है, यानी कि राजस्थान का औसतन जो जन्म, एक व्यक्ति जो जन्म जीवन जीता है वो 68.7 वर्ष जीता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। और भारत में हम बात करें तो इसका थोड़ा सा ज्यादा, भारत में जीवन प्रत्याशा 69.4% है। राजस्थान में मातृ मृत्यु अनुपात 164 है, और मातृ मृत्यु अनुपात जो है प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर निकाली जाती है, जीवित जन्म पर निकाली जाती है। तो राजस्थान में कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 13.5%, 13.5% है, और एससी जनसंख्या की बात करें हम तो 17.8% राजस्थान में, 17.8% राजस्थान में है। तो इसका मतलब ये हुआ उपयुक्त सभी तथ्य जो है वो सही है। तो ये तीनों तथ्य सही है। 68.7 जीवन प्रत्याशा है, 164 प्रति लाख पर मातृ मृत्यु है, और साथ ही साथ 13.5% एसटी की जनसंख्या है। तो 10 महत्वपूर्ण सवालों पर हमने बात की। क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।